सुप्रभात छात्रों, ऐसे मिशन मराठी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं ऐसे मिशन की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। और छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने पिछला पाठ समाप्त किया था, जिसमें हमने चुनिंदा शेर यह जो पद्य था यह पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुनो किशोरी। आशा रानी वोरा द्वारा लिखित यह पाठ है। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ का नाम ही है सुनो किशोरी। यह जो पाठ है, आशा रानी वोरा यानी लेखिका, इन्होंने पत्र शैली में यह पाठ लिखा है। दरअसल हम ऐसा कह सकते हैं कि लेखिका का अपनी किशोरी बेटी सुगंधा को लिखा हुआ यह पत्र है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र शैली के माध्यम से लेखिका जो किशोरी है, सुनो किशोरी, देखो किशोरी उनकी बेटी का नाम नहीं है, बल्कि किशोरी यह जो है किशोरावस्था है ना, उस अवस्था में अपनी बेटी की जो शंकाएं है, प्रश्न है उसके मन में, उनका समाधान वह कर रही है। सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, बल्कि इस अवस्था में जितनी भी किशोरियां है ना, उनके मन में जो प्रश्न है, जो शंकाएं है, उनका समाधान इस पत्र के माध्यम से लेखिका कर रही है। तो चलिए छात्रों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखिका का परिचय लेते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। 1921 में जो भारत था वह भारत अविभाजित भारत था, यह आप हम सब जानते हैं। और उस अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित दुल्हा ग्राम में श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म हुआ है। आधुनिक साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। अर्थात ही जो कुछ आधुनिक साहित्य लेखिका ने लिखा है, उसमें खास तौर पर नारी विषयक, नारी के मन की दुविधा, उसकी मन की शंकाएं, उसकी समस्याएं, उसका चित्रण उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। और इसीलिए उनका लेखन जो है वह एक अलग लेखन है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनके लेख धारावाहिक के रूप से छपते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को वो अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित करती है और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करती है। यही उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य है। जो आज की नारी है, उन नारियों के सामने आदर्श प्रस्तुत करती है। ऐसी नारियों का जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में प्रावीण्य हासिल किया हो, अग्रणी रही महिलाओं का वह जीवन संघर्ष चित्रित करती है अपने साहित्य के माध्यम से, और हमारी जैसी महिलाओं को कुछ ना कुछ करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को उन्होंने समृद्ध किया है। आशा रानी वोरा जी को बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन 2009 में हुआ। तो चलिए उनकी प्रमुख कुछ कृतियां देखते हैं। उनकी कृतियां हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्र सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि कुछ कृतियां उनके द्वारा लिखी गई है। अब ये जो पाठ है सुनो किशोरी, यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? जैसे मैंने आपको कहा कि पत्र शैली में उन्होंने यह पाठ लिखा है, तो इस विधा का हम परिचय लेते हैं। अब अनेक साहित्यकारों, राजनीतिकों द्वारा
अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। अर्थात ही बहुत सारे साहित्यिक, राजनीतिक जो है उनके द्वारा अपने परिजनों को जो पत्र भेजे गए थे, उन पत्रों में उस वक्त का साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति, यह सब कैसी थी, इनका लेखा जोखा जो है हमें प्रखरता से मिलता है। और इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। तो छात्रों, चलिए ये जो पाठ हम सीखने जा रहे हैं सुनो किशोरी, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, सारांश में उसका थोड़ा परिचय ले लेते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि यह जो पाठ है सुनो किशोरी, यह किससे संबंधित है। किशोरिया, किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था में जो लड़कियां होती है उनके मन की अवस्था कैसी होती है। यह जो किशोरावस्था होती है जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिनमें बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। इसलिए इस अवस्था में उन्हें उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत ही जरूरी होता है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया गया है इस पत्र शैली के माध्यम से। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण हमारी नई पीढ़ी करती जा रही है, और उसकी वजह से हमारी भारत की जो संस्कृति है, परंपराएं है ना, उनको तोड़ दिया जा रहा है। अच्छी परंपराएं भी है, ठीक है, कुछ रुष्ट परंपराएं हैं जो कि आज की पीढ़ी नहीं सह सकती, उनको तोड़ना जरूरी है। परंतु कुछ अच्छी परंपराएं, भारत की अच्छी संस्कृति जो पूरे देश में बहुत ही प्रख्यात है, उस संस्कृति को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। बिल्कुल सही, ये जो नई पीढ़ी है पाश्चिमात्य की संस्कृति का अनुकरण करते करते अपने देश की संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं और उनका त्याग कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। ये तो हम जानते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर तो हुए हैं, खुद के जो निर्णय है खुद ले सकते हैं, इतने वो सक्षम हो चुके हैं, परंतु उसकी वजह से जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण हो गया है वो बहुत ही अलग है। सिर्फ उसकी वजह से जीवन सौंदर्य वो नष्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं। आज की जो पीढ़ी है उनसे संघर्ष सहन नहीं होता है। हम देखते हैं कि सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने की वजह से भी छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि ऐसे छात्र जो है, जो जीवन में संघर्ष या हार सह नहीं सकते और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर हमें स्वीकारना होगा। ये बिल्कुल सही है। इन मूल्यों को स्वीकारने की प्रेरणा इस पत्र के माध्यम से वह अपनी बेटी को और साथ ही में इस नई युवा पीढ़ी को दे रही है। तो चलिए छात्रों, हम पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ। पहला परिच्छेद में यहाँ पर पढ़ती हूँ। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक, जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ मुझे अपनी बात समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ही जाएगी।
अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन क्या, संकोच कैसा। बिल्कुल सही। लेखिका अपनी बेटी से कह रही है कि सुनो सुगंधा, और यह भी कह रही है कि तुम्हारा पत्र पाकर, अर्थात लेखिका को अपने बेटी का पत्र पाकर बहुत ही खुशी हुई है और इस खुशी को उन्होंने इस परिच्छेद में जताया है। उनकी बेटी जो है सुगंधा किशोरावस्था में है। जैसे मैंने आपको कहा कि किशोरावस्था जो है जीवन की बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है, संवेदनशील उम्र होती है जिसमें बच्चे बनते या बिगड़ते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, मराठी सॉन्ग, मराठी गाना है वह 16वे वरिस धोक्याचे। क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, इस आयु को धोखे की आयु क्यों कहा है, धोखे की घंटा क्यों कहा है? क्योंकि इस आयु में अगर उचित दिशा नहीं मिली तो बच्चे अपना जीवन जो है पूरी तरह से खो देते हैं। उन्हें उचित दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी दिशा मिल जाए, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो वो जीवन में बहुत ही कामयाबी हासिल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो इसी आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज की स्थापना की थी, और उन्हें उचित मार्गदर्शन जो है अपनी माता जी जिजाऊ जी से मिला था। साथ ही में अगर और एक उदाहरण दूं तो इसी आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। और एक अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जो है उन्होंने इसी आयु में ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो ज्ञानेश्वरी आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कितनी महान है वो, कितना महान है वो ग्रंथ। इसीलिए इस उम्र में आपको सबसे ज्यादा देखभाल एवं सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि संस्कार, शर्म और संकोच के कारण कभी कभी निजी विषयों पर लड़कियों से चर्चा नहीं हो पाती है, और सिर्फ इसी की वजह से अनगिनत किशोरियां जो है कई बार नजदीकी रिश्तेदारों से ज्यादती का शिकार बन जाती है। और ऐसा ना हो इसलिए अब ये जो युग है, मोबाइल का युग, सोशल मीडिया का युग है ना, इस आधुनिक युग में किशोरियों को जागरूक होने की बहुत ही जरूरत है। और इस पत्र के माध्यम से लेखिका किशोरियों को प्रेरणा दे रही है अपनी मन की बात जो है खुलकर कहने की। यह बात खुलकर कहना बहुत ही जरूरी है। मन की बात खुलकर कहने से बहुत सारे मसले जो है हल हो जाते हैं। उनके मन में जो प्रश्न होते हैं वह सुलझ जाते हैं। और इसीलिए पहले परिच्छेद में लेखिका ने अपने बेटी का पत्र पाने की खुशी जताई है, खुशी व्यक्त की है, क्योंकि उसमें खुशी क्यों होती है लेखिका को? क्योंकि उसमें अधिकार की दो तरफा बात कही गई है, और इस अधिकार की बात उठाने पर भी लेखिका अपनी बेटी से बहुत ही खुश होती है। बिल्कुल सही। लेखिका अपने बेटी से कहती है कि जिस बात से तुम्हारी असहमति हो ना, उस बात को तुम्हें मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। तुम अपनी तरफ से मुझे समझा सकती हो। और ये जो दो तरफा अधिकार की बात लेखिका की बेटी कर रही है, उस बात को सुनकर लेखिका को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि लेखिका ये सोचती है कि उसकी बेटी जो है सुगंधा वो खुलकर बात कर रही है, उसके मन की बात उसे समझ रही है, जिससे कुछ ना कुछ राह निकलेगी, जहां कुछ रुकती दिखाई देगी वहां पर परस्पर आदान प्रदान से राह निकल जाएगी। बिल्कुल सही। बातों से मसले हल होते हैं, समस्याएं सुलझ जाती है।
और अपनी अपनी बात रखने का हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है और अपने लोगों से अपनी बात कहने में संकोच कैसा। तो चलिए अगला परिच्छेद हम पढ़ते हैं। मैंने तो अधिकार की बात यो पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डेनों को चौड़े फैलाकर। बिल्कुल सही। क्या कहती है यहाँ पर लेखिका कि देखो इस परिच्छेद में हम लेखिका का अपने बेटी के प्रति जो विश्वास है वह विश्वास हमें देखने को मिलता है। अपने अधिकारों की बात जताने वाली बेटी की माँ होने पर लेखिका को बहुत ही खुशी मिलती है ना, कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो ऊंचा उठने के लिए ऊंचे सपने देखती है। ऊंचे सपने जो है हम आप सब देखते हैं, लेकिन सपने कैसे होने चाहिए? ऊंचे, और साथ ही में वास्तविक सपने होना जरूरी है। सपने हर कोई देखता है, परंतु हमें जो सपने देखने हैं वो वास्तविक सपने हैं। दिवा स्वप्न हमें नहीं देखना है। जो लोग दिवा स्वप्न देखते हैं वह सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए यथोचित प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है उन्होंने कहा है कि सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। सपनों को जब तक हम पूरा नहीं करते तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। देखो यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि आकाश में अपने छोटे छोटे डेनों को चौड़े फैलाकर तुम ऊंचे सपने देखती हो। छोटे छोटे डेने अर्थात क्या? पंख, है ना। उन पंखों को फैलाकर तुम आकाश में उड़ती हो और ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती हो। चलिए अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डेनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। बहुत देखिए लेखिका यहाँ पर क्या कह रही है कि तुम्हारे यह जो पंख है ऊंचे फैले हुए और ऊंचाई में उड़ान तुम भर चुकी हो, उनको मैं काटना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि यथार्थ से दूर हो, फिर भी मैं उनको काटना नहीं चाहती। मैं तो उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जितनी ऊंची उड़ान वो भरे उसमें लड़खड़ा न जाए, उसमें कहीं डर न जाए, कहीं फिसल न जाए। देखिए आगे लेखिका क्या कहती है कि इस डोर को मैं मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। बिल्कुल सही। लेखिका क्या कह रही है अपनी बेटी से कि उड़ो, ऊंची उड़ान भरो, परंतु निगाहें कहाँ पर होनी है? धरती पर होनी चाहिए। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी जड़ें तो जमीन में गड़ी रहती है। पेड़ तो जमीन से चिपक कर रहता है, कभी जमीन को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही लेखिका कहती है कि तुम भले कितनी ऊंची उड़ान क्यों न भर लो, लेकिन निगाहें अपनी धरती पर रखो, धरती से जुड़ी रहो। क्यों ऐसा कहती है? कि कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डेने क्षत विक्षत हो जाए। देखिए अपनी बेटी के प्रति उनके मन में जो चिंता है, जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, किस तरह से वो उपस्थित करती है। इस तरह से नहीं कि अपनी बेटी को वो पीछे खींचे, वह उसे प्रेरित करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यह सब क्यों कह रही हूँ, तुम्हारी डोर जो है वो मजबूत क्यों कर रही हूँ,
क्योंकि ये डोर कट न जाए, किसी अनजाने अवांछित स्थल पर तुम गिर न जाओ और गिरकर तुम्हारे जो डेने हैं क्षत विक्षत न हो जाए। छात्रों, आप हम जानते हैं कि लड़कियों को क्षत विक्षत करने वाले बहुत सारे दरिंदे इस दुनिया में हैं, जिनका उदाहरण भी हम आज देख रहे हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो हाथरस की जो घटना घटी है यह उसका उदाहरण है। क्षत विक्षत करना अर्थात होता है बुरी तरह से घायल करना, है ना। और बस इस तरह से कोई उसे घायल ना कर दे, उसके सपनों को घायल ना कर दे, यही चिंता लेखिका के मन में है। और लेखिका ये विश्वास भी जताती है, क्या कहती है देखो आगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। बिल्कुल सही। लड़की भले कितनी भी समझदार क्यों न हो, उसे समाज में चलते वक्त हर एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, सोच सोच कर रखना पड़ता है, क्योंकि लड़की को बदनाम करना बहुत ही आसान होता है। और यही सावधानी का संकेत लेखिका अपनी बेटी को दे रही है, साथ ही में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो किशोरियां है, उनको दे रही है। आगे देखिए क्या कहती है लेखिका। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। बहुत खूब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि सावधानी से वह कह रही है कि तुम्हारी निगाह धरती पर होना जरूरी है, अर्थात उस धरती पर कि जब तुम बाहर जाओ तो ये न भूलो कि तुम किस परिवेश से आई हो, तुम पर किस तरह के संस्कार किए गए हैं, तुम्हारे परिवार के संस्कार किस तरह से है, तुम्हारी संस्कृति क्या है ना, तुम्हारे सामर्थ्य का आधार क्या है, तुम्हारा परिवार, इसे जुड़े रहना कितना जरूरी है, ये मत भूलो। तुम भले यश के कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों न पहुंच जाओ, परंतु हमारी जो संस्कृति है इसे नहीं तोड़ना है। लेखिका आगे कहते हैं कि पुराने जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। कुछ परंपराएं जो है बहुत ही अच्छी है, जैसे मैंने आपको कहा कि भारत की संस्कृति जो है देश में प्रख्यात संस्कृति है, बहुत ही सम्मान है इस संस्कृति का, इन परंपराओं का। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छे परंपराओं को नहीं। जर्जर रूढ़ियाँ जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है, इसी रूढ़ियों को तोड़ना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी परंपराओं को हमें छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो प्रतिभाताई पाटिल जो राष्ट्रपति हो चुकी है, आपने उनको टीवी पर देखा होगा कि उनके सिर का पल्लू जो है कभी भी नीचे नहीं गिरता था, हमेशा सिर पर पल्लू ओढ़े रहता था। इसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि भले एक नारी जो है कितनी भी ऊंची शिखर पर क्यों न पहुंच जाए, उसके पैर जमीन पर ही रहती है, अपनी परंपराओं को वह नहीं तोड़ती है। तो छात्रों, आज का यह जो वीडियो हमने देखा, इस वीडियो में लेखिका का परिचय लिया, पाठ का परिचय लिया, और पाठ का शुरुआती भाग जो है वह हमने समाप्त किया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले भाग के साथ कि आगे लेखिका अपनी बेटी को परंपरा और रूढ़ियों के बीच क्या अंतर है, ये किस तरह से समझाती है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।